जो कुछ भी मैंने खोया वो मेरी नादानी है। जो कुछ भी मैंने खोया वो मेरी नादानी है, पर जो भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी है। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं अनिल विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का पार्ट 4। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में अर्थात पार्ट 3 पार्ट में मैंने आपको बतलाया था व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड साथ ही साथ व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने आपको बतलाया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है विथ एग्जांपल आपको समझाया गया था, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है उसका डिफिनीशन, फार्मूला, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला को बतला दिया गया था। उसके बाद एक लॉन्ग डेरिवेशन किया गया था एंड ऑन पोजिशन। ओके फ्रेंड्स, किसके लिए? फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के लिए फार्मूला वहां पर डिराइव किया गया था। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आपका ज्यादा समय लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पार्ट 4 में चैप्टर 1 के बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इस वजह से 5-6 पार्ट इसके हो सकते हैं। डोंट वरी फॉर दैट, मैं आप छोटा छोटा कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस के लार्जेस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर है। इस वजह से पेशेंस रखें और स्टडी करें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला डिराइव करना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या लेते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी फ्रेंड्स? 2l होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स? 2l होगी। क्लियर फ्रेंड्स? कितनी होगी? 2l। और सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स, ये जो प्लस क्यू चार्ज है यह पॉइंट ए पर सिचुएटेड है और ये जो माइनस क्यू चार्ज है पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी पर सिचुएटेड है। क्लियर फ्रेंड्स? और यदि इसके सेंटर को O मान लिया जाए, यदि इसके सेंटर इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर को यदि O मान लिया जाए, ओके फ्रेंड्स, तो यह डिस्टेंस दो भागों में बढ़ जाएगी। 2l डिस्टेंस दो भागों में बढ़ जाएगी। यहां से यहां तक हो जाएगी l, O से लेकर के A तक की डिस्टेंस हो जाएगी l, O से लेकर के B तक की डिस्टेंस हो जाएगी l। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। O को चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जब हम एंड ऑन पोजीशन में स्टडी कर रहे थे, एक्सियल पोजीशन में स्टडी करते थे, तो सेंटर O से r डिस्टेंस पर x एक्सिस में गए थे, जिसको हम एक्सियल पोजीशन या एंड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। यहां पर जस्ट उसके उल्टा काम होगा। यहां x एक्सिस में गए थे तो यहां पर y एक्सिस में जाएंगे, अर्थात इसके सेंटर O से, इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पर, सेंटर O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। सेंटर O से r डिस्टेंस पर फ्रेंड्स क्या है? कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। कोई पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस है फ्रेंड्स? r डिस्टेंस पर है। इसके सेंटर O से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। तो r डिस्टेंस पर यह पॉइंट सिचुएटेड है जहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट है, पॉइंट P। क्लियर फ्रेंड्स? अब ये मान लीजिए फ्रेंड्स कि A से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है, पहले इसको निकाल लेते हैं। AP डिस्टेंस कितनी होगी और साथ ही साथ ये BP डिस्टेंस कितनी होगी उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मालूम कर लेंगे तो आगे डेरिवेशन में फ्रेंड्स बहुत ही आसानी रहेगी, आसानी से आगे के टॉपिक आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी थी फ्रेंड्स? r थी। ठीक है, r थी। तो फ्रेंड्स जरा देखिए, यदि हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं, यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो अपने को ये पता चलता है, पाइथागोरस के थ्योरम से ये पता चलता है कि बेस का मान l है और यहां पर परपेंडिकुलर l दिया गया है। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू निकालेंगे, ये हाइपोटेनस की वैल्यू क्या निकलेगी? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर भी वही है, तो यहां पर भी हमारा वैल्यू वही रहेगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स?
क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, प्लस क्यू की वजह से जो यहाँ पे इंटेंसिटी पाई जाएगी, प्लस क्यू की वजह से जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी वह होगी वेक्टर E1। क्या होगी फ्रेंड्स? वेक्टर E1, ठीक है। और माइनस क्यू की वजह से जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी वह होगी वेक्टर E2। क्या होगी फ्रेंड्स? वेक्टर E2, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आपने पैरेललोग्राम वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में पढ़ा होगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके डायगोनल से शो किया जाएगा, इसके डायगोनल से शो किया जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये वेक्टर E हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कितना एंगल पे था? थीटा एंगल पे था। ये भी कितने एंगल पे था? थीटा एंगल पे था। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो एंगल है वह थीटा है, यहाँ पर भी एंगल थीटा है, अर्थात टोटल एंगल कितना है फ्रेंड्स? 2 थीटा है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। और मजे की बात यह है फ्रेंड्स, ये टॉपिक 3 चैप्टर में मौजूद है। जैसे आपने एंड आर पोजीशन को देखा था, 3 चैप्टर में पाया जाता था, ये भी 3 चैप्टर में है। ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी फॉर इट। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं पहले ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा वह हमारा होगा वेक्टर E1। वेक्टर E1 का फार्मूला मैं आप लोग को बता चुका हूं, वही फार्मूला हम इंप्लीमेंट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और ये होगा Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहां पर क्या है? AP है, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स। यदि इसी को आगे मैं चेंज कर दूं तो ये हमारा वेक्टर E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q अपान AP डिस्टेंस फ्रेंड आपको क्या दिखाई दे रहा है? √r² प्लस L स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सोचिए जरा, मैं यदि √r² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि करता हूं तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। अर्थात हम चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? r² प्लस L स्क्वायर डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि होल AP का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होगा तो सिंपल सी बात है स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और यहां पर हो जाएगा क्या? r² प्लस L स्क्वायर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? r² प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पर निकालते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हम यहां पे यदि वैल्यू देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपान। अब देखिए फ्रेंड्स, ये E2 क्यू है, माइनस क्यू की वजह से तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जा रही है? BP हो जा रही है, तो BP का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर AP का स्क्वायर हुआ था उसी तरह से यहाँ पर BP का स्क्वायर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस बराबर है, जिसकी वजह से हाइपोटेनस की वैल्यू भी दोनों तरफ क्या है? बराबर है। बराबर सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट हट जाएगा और ये वैल्यू हमारी E2 की जो वैल्यू है हमको प्राप्त होगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपान r² प्लस L स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2। दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? बराबर है। दोनों तरफ से जो इंटेंसिटी पॉइंट P पर पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी फ्रेंड्स? बराबर पाई जाएगी। यहां पर इंटेंसिटी का मान जो है दोनों तरफ से बराबर होगा, क्योंकि प्लस क्यू से जितना दूरी पर है उतना दूरी माइनस क्यू से भी स्थित है। इस वजह से यहां पर कोई भी दिक्कत आने नहीं पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स, रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं। जो हमारा वेक्टर E है इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आपने वेक्टर एनालिसिस में साफ साफ पढ़ा है कि यदि दो वेक्टर E1 और E2 किसी एक पॉइंट से ड्रा किए जाए तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसके डायगोनल के द्वारा शो किया जाता है। डायगोनल के द्वारा शो किया जाना मतलब वेक्टर जो E है इन दोनों का ये क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा। क्या बताएगा फ्रेंड? रिजल्टेंट बताएगा। तो जब हम नेट या रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या करना पड़ेगा? अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्या? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
इन वेक्टर applying law of पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है उसको यदि हम अप्लाई करेंगे तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा फ्रेंड्स, वेक्टर एनालिसिस फार्मूला पढ़ा होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फार्मूला फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट का। आपने पैरेललोग्राम में जो है वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में रिजल्टेंट का फार्मूला ये पढ़ा होगा। तो इसी बेस पर मैं यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू या रिजल्टेंट वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए, ये E बराबर वेक्टर E भी बोल सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा E1²। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कोई जरूरत नहीं लगाने की, लगा भी देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। E1², जैसे a² है उसी तरह से मैंने यहाँ E1² कर दिया, यहाँ b² है तो यहाँ पे मैं E2² कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं E1 और E2 है ना, दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट डायगोनल से शो किया गया है, जैसे a और b होते थे। ओके फ्रेंड्स, तो उसी तरह से यहाँ E1² + E2² प्लस यहाँ देख सकते हैं 2E1 E2 cos, और थीटा की जगह फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ टोटल हमारा जो थीटा हो रहा है, एक थीटा टोटल 2 थीटा हो रहा है, इस वजह से आप यहाँ पर 2 थीटा लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आगे की वैल्यू देखते हैं, टोटल वैल्यू क्या निकलेगी। E देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सी बता दे रहा हूं, क्योंकि आपने देखा था E1 और E2 की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, बराबर होने की वजह से यदि मैं यहाँ पे इसको समझूं तो E1 E2 बराबर है, तो E2 को E1 के द्वारा आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करना मतलब ये वैल्यू जो हमारी आएगी यह हो जाएगी E1² + E1² + 2E1 cos 2 थीटा। ओके फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको यहां पर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आगे हम सॉल्व करते, ऊपर सॉल्व करते, आइए देखते हैं। देखते हैं फ्रेंड, इसकी वैल्यू को हम आगे सॉल्व करते, ऊपर सॉल्व करते हैं, हम निकालते हैं आगे की वैल्यू। E = कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2E1² प्लस 2E1² cos 2 थीटा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, cos 2 थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, कॉमन निकालेंगे। तो जैसे यहां पर मैं कॉमन निकालूं 2E1², कॉमन निकाल दे, कॉमन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिवाइड करना। यदि मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये 1 बार जाएगा, और यदि मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो cos 2 थीटा रह जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे देखते हैं, ये वेक्टर E या E बराबर हमारा निकलेगा 2E1² 1 प्लस, अब देखिए फ्रेंड्स cos 2 थीटा जो है ये फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि cos 2 थीटा = cos स्क्वायर थीटा -1। ये वैल्यू आप चाहे तो फार्मूला के रूप में दिखा सकते हैं, साइड में राइट साइड में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल हो जाने के बाद ये E बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2E1², और यहां बचा है 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे तो आप यहां पे 4 लिख सकते हैं, E1², और क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्लियर फ्रेंड्स, यदि उसके बाद यदि हम E की वैल्यू निकालते हैं तो 4 का अंडर रूट की वैल्यू 2 आएगी, E1² का E1 आएगा, और cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा आएगा। अब ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि हमको चाहिए E1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू। यदि इस वैल्यू को लाकर यहाँ पुट कर दे तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपको बता चुका हूं, E1 = 1/4πε0K 1/4πε0K Q/AP का स्क्वायर था, तो Q/AP की स्क्वायर की जगह क्या लिए थे हम याद करिए, R² + L²। ओके फ्रेंड्स,
ये कहां से हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में आपने इस चीज को देखा था। E1 की वैल्यू यहां पर हमने इस तरह से नोट कर दिया और उसके बाद हमको चाहिए cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है फ्रेंड? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो हमने डायग्राम बनाया था, फिर से डायग्राम को देख लीजिए। दो इलेक्ट्रिक डायपोल थे, एक जगह प्लस क्यू था, एक जगह माइनस क्यू था, बीच की दूरी 2l थी और यहां सेंटर से इसकी दूरी l थी और यहां से इसकी दूरी l थी और हमने क्या किया? इसके ऊपर पॉइंट P सिचुएटेड किया। तो जिसकी दूरी हम नापे थे फ्रेंड्स, इसकी दूरी अपने को क्या मिली थी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर निकली थी। यहां पर जो वैल्यू निकली थी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये वैल्यू निकली थी। इस चीज को हम पहले देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, इस चीज को हम देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ बेस की जरूरत पड़ रही है फ्रेंड्स, तो बेस की वैल्यू कितनी है? कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, बेस की वैल्यू l ही मिलेगी। तो यहाँ पे l हो जाएगा और हाइपोटेनस की वैल्यू वही है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास E1 और cos थीटा की वैल्यू मालूम है। E1 और cos थीटा की वैल्यू मालूम है। यदि इस वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ये जो E की वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी 2, E1 की वैल्यू हो जाएगी क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपॉन r स्क्वायर। या चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं फ्रेंड्स, ऊपर लिख देता हूं, आपको आसान पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं इसमें, इन दोनों की वैल्यू जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हम पुट करेंगे तो इसके आगे के स्टेप चलिए ऊपर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा E की वैल्यू हो जाएगी कितना? 2। E1 की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है। देखिए हमने यहां तक वैल्यू रख दिया, बचा cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ये है, cos थीटा की वैल्यू ये है, इसको पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दिया है। अब आगे को इसको आगे को सॉल्व कर देते हैं, पता चल जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। E इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k को अलग कर दूं और ऊपर मैं 2ql एक जगह कर दूं और इसको r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल पावर 1 दिखा दूं और r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल पावर हाफ दिखा दूं, क्योंकि अंडर रूट है तो वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका होल पावर 1 है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पर पावर को आपस में मिलाना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और 2ql की वैल्यू फ्रेंड्स आप जानते हैं कि P इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू 2l होता है। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो जिसकी वजह से आप यहाँ पर 2ql की जगह P लिख सकते हैं। ये P अपॉन, और ये दोनों का बेस समान है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये पावर क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे। इसका 1 और इसका हाफ, ये दोनों पावर क्या होंगे फ्रेंड्स? मिल जाएंगे, 1 और हाफ। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, इसके स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ये E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। 2 1 जा 2 और 1 जोड़ देंगे 3/2। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में पहला फार्मूला प्राप्त कर लिया। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद का स्टेप आप जानते ही हैं, क्या करेंगे हम? L की वैल्यू बहुत छोटी है, बोलेंगे सिंस L की वैल्यू बहुत छोटी r से ना, सो इग्नोरिंग L को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? इग्नोर कर देंगे। L को इग्नोर करेंगे तो L स्क्वायर भी इग्नोर होगा। तो ये हमारा E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k P अपॉन, इसको मैं इग्नोर करूंगा तो r स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। r स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या होगा फ्रेंड्स? ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ये फार्मूला हमारा आगे चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k P अपॉन r क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी एक हमारा फार्मूला है। और आप जानते हैं कि एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। K की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा
ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा, के हट जाएगा फ्रेंड्स, के की वैल्यू 1 है, ये हट जाएगा 4 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा P/R3। तो इस तरह से ये हमारा एक और फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। इस तरह से हम जो 3 फार्मूला ब्रॉड साइड पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए और इससे पहले एंड ऑन पोजीशन में ये पाया था कि वेक्टर E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2p/r, क्योंकि यहाँ पर 2p था, यहाँ क्या था 2p था। तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम दोनों की इंटेंसिटी का यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली टॉपिक हमारी फ्रेंड्स है कंपैरिजन, अगली टॉपिक है फ्रेंड्स कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज इन एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन में उसकी इंटेंसिटी की कंपैरिजन करेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन में, इन एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो वैल्यू है वह है 1/4 एप्सिलॉन 0 के, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे 2p है, ये क्या है 2p/r3। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है इस चीज को। और आप कोएक्सियल पोजीशन में अभी आपने निकाला, इन कोएक्सियल पोजीशन आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर निकाला फ्रेंड्स, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के, और यहां पर हो जाएगा क्या P/R3, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ भी कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर E1/E2 कर देते हैं, वेक्टर E2 कर देते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2p/r3, ठीक है, और E2 की वैल्यू इसके अपॉन में आएगी तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, पलटेगा तो क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन 0 के अपॉन 1, और ये पलटी खा के क्या हो जाएगा r3/p, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे हम डिवाइड करेंगे ये फिगर उल्टा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, सॉरी 4 एप्सिलॉन 0 के कैंसिल हो जाएगा, r3 से r3 कैंसिल हो जाएगा, p से हमारा p कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमको फ्रेंड्स क्या मिलेगा, E1/E2 की वैल्यू प्राप्त होगी, E1/E2 ये हमको प्राप्त होगा फ्रेंड्स क्या 2/1 कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अर्थात वेक्टर E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 वेक्टर E2 के बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको दोनों इंटेंसिटी का एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन में आप कंपैरिजन कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कोएक्सियल पोजीशन का 2 गुना एंड ऑन पोजीशन की इंटेंसिटी की क्या होगा, इक्वल पाया जाएगा। तो इस तरह से आप एक छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब आगे की टॉपिक को देखते हैं, डिराइव करते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक फ्रेंड्स क्या है, कपल निकालना है आपको, या टॉर्क निकालना है, या रिस्टोरिंग मोमेंट निकालना है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। अगली टॉपिक फ्रेंड्स है कपल ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, कपल ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल in a uniform electric field। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको क्या निकालना है, कपल निकालना है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए फ्रेंड्स, सपोज कर लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक समान है, इसको मैं वेक्टर ई से शो कर दे रहा हूं। किसे शो कर दे रहा हूं फ्रेंड्स? वेक्टर ई से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं तो किस तरह से हम डेरिवेशन करेंगे उसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। क्या ले लिया? इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे। मान लीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज पाए जाएंगे। ये मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2l होगी। आप जान रहे हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी फ्रेंड्स? 2l होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है इस तरह से, तो उसके ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करता है। उसके ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करता है जो उसको रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके पैरेलल लाने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो मान लीजिए ये हमारा फोर्स क्या है? वेक्टर F, और यहां पर भी जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? वेक्टर F। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप जानते हैं फ्रेंड्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने फार्मूला पढ़ा है वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0। इससे हमारा वेक्टर F की जो वैल्यू आएगी वह क्या आ जाएगी? Q0 इंटू E। आपने इस चीज को पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर चार्ज Q0 नहीं बल्कि Q है। इस वजह से फ्रेंड्स यदि इस फार्मूले को मैं इंप्लीमेंट करता हूं, इस फार्मूले को यूटिलाइज करता हूं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q0 या Q इंटू वेक्टर E। उसी तरह से यहां पे ये क्या हो जाएगी? Q इंटू वेक्टर E, अर्थात फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंड्स देखिए यदि मैं इसको मिलाऊं तो यदि मैं इसको इस तरह से मिलाता हूं तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्राप्त होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्राप्त होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है थीटा एंगल पे उठा हुआ है। थीटा एंगल पे क्या है? इस तरह से उठा हुआ है, थीटा एंगल पे उठा हुआ है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी और यहाँ लीस्ट डिस्टेंस 2l है, और इन द केस ऑफ थीटा इस जो यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस 2l है और एंगल कितना है? थीटा है। तो हम ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? 2l sin थीटा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2l sin थीटा। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना मतलब AC की वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो इस लगने वाले दो इक्वल और अपोजिट फोर्स को ही हम कपल बोलते हैं या कपल फोर्स बोलते हैं या कपल मोमेंट बोलते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं या टार्क बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो टार्क होता है फ्रेंड्स, वो जो टार्क होता है, ठीक है, वो टार्क की जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है क्या? इधर फोर्स मतलब दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लिया जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या होती है फ्रेंड्स? बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां जो टार्क की वैल्यू आएगी या इधर फोर्स मतलब कोई एक फोर्स ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? मान लीजिए फोर्स की वैल्यू QE यहां पर रख दिया। फोर्स की वैल्यू क्या थी? QE रख दिया, या आप चाहे तो एक बार रख सकते हैं एक F रख दिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख रहे हैं हमारा क्या है? 2l sin थीटा है, और F की वैल्यू यदि मैं यहां पर पुट करता हूं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? QE और यहां पर 2l sin थीटा। अर्थात यदि इसको मैं आगे और बढ़ाता हूं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? 2QLE sin थीटा। तो फ्रेंड्स आप ये जान रहे हैं, इसके आगे की स्टेप इधर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट होता है वो P की वैल्यू Q इंटू 2l के क्या होती है? बराबर होती है। Q इंटू 2l के बराबर होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए Q इंटू 2l मतलब 2QL प्राप्त हो रहा है, जिसको यदि मल्टीप्लाई करें तो 2QL प्राप्त होता है। इसकी जगह हम P लिख सकते हैं, अर्थात ये हमारा टाउ की जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी PE sin थीटा। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? PE sin थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने टाउ इक्वल टू PE sin थीटा फार्मूला प्राप्त किया, चाहे वेक्टर लगाए न लगाए कोई विशेष दिक्कत नहीं उससे। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? यहाँ पर तीन स्थिति प्राप्त करेंगे, तीन कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। आइए देखते हैं तीनों कंडीशन को 1 by 1 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स
यदि हम केस क्या लेते हैं, केस 1 लेते हैं, केस 1 फर्स्ट केस लेते हैं, तब उस समय हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे फ्रेंड्स, थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपने जो फार्मूला प्राप्त किया वो फार्मूला क्या है फ्रेंड्स बताइए, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, आपने ये फार्मूला प्राप्त किया। अब इसी फार्मूले में हम थीटा की वैल्यू कभी 0 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 180 डिग्री रख के चेक करेंगे। आइए सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री इसमें रखते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। देन फ्रेंड्स तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। और आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए साइंस बताइए, साइन 0 डिग्री 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, ये टाउ इक्वल टू पी ई और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, सॉरी क्या मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरा केस भी निकाल के देखते हैं फ्रेंड्स। केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। यदि थीटा की वैल्यू यहां पर हम कितना ले लें फ्रेंड्स, 90 डिग्री ले लें, कितना ले लें फ्रेंड्स, 90 डिग्री ले लें, तब हम देखते हैं देन ये हमारा टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं फ्रेंड्स कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1। कितनी होती है फ्रेंड्स, 1 होती है। 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पीई, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, पीई। ओके फ्रेंड्स, अब तीसरी कंडीशन को हम देखते हैं, केस नंबर 3 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिया जाता है, देन तो ये टाउ बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पीई साइन 180 डिग्री। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 180 डिग्री। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है यह होती है 0। कितनी होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। अर्थात मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये अपने को टाउ बराबर मिल जाएगा, पीई साइन 180 की वैल्यू 0 हो गया, अर्थात मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि टाउ की वैल्यू जो कपल फोर्स है ये दो कंडीशन में 0 हो रही है। पहला थीटा की वैल्यू 0 रखने पर, दूसरा थीटा की वैल्यू 180 रखने पर। लेकिन जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी जा रही है तो हमको यहां पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पीई प्राप्त होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आज आपने सीखा कि एन ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में फार्मूला किस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला किस तरह से डिराइव किया जाता है, लॉन्ग डेरिवेशन था। और मैंने बताया कि नेक्स्ट 2 और चैप्टर में इंक्लूड है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कपल ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला छोटा सा, उसका डेरिवेशन किया, उसके 3 केसेस बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट में आगे की और टॉपिक को अटेम्प्ट करेंगे। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो उसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।